हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेविंग फंक्शन। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करूं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना पाऊं। तो इकोनॉमिक्स विद डबराल सर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब सेविंग फंक्शन, एक सेकंड टॉपिक आता है सेविंग फंक्शन का। सेविंग फंक्शन तो सेविंग फंक्शन बेसिकली क्या है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। सेविंग्स और इनकम के बीच में किस तरीके का फंक्शनल रिलेशनशिप आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। तो बेसिकली अब हम यहां पढ़ने वाले हैं सेविंग्स एंड इनकम के रिलेशन के बारे में, कि इनकम के चेंज होने पे सेविंग्स किस तरीके का बिहेवियर दिखा रही है। तो सबसे पहले इनकम कर्व विच इज इक्विवेलेंट टू एएस, जो कि 45 डिग्री लाइन ऑफ रेफरेंस पे बनता है। दूसरा कर्व हमें कंजम्पशन का भी बनाना पड़ेगा, इसे हम एक डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। ये हो गया आपका कंजम्पशन कर्व। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इसे आप वीडियो में देख सकते हैं। ये होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो जीरो लेवल पे खर्चा होता है, और जिस लेवल पे दोनों इनकम और कंजम्पशन बराबर होती थी उस लेवल को हम बोलते थे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन लेवल पे सेविंग्स जीरो होती है, विच इज वाई हमने इसे एक रेफरेंस लाइन की तरह ले लिया कि यहां पे ब्रेक इवन पे सेविंग्स जीरो होने वाली है। तो सेविंग्स को अगर आप देखेंगे, जब हमारे पास जीरो इनकम थी तो हमने सेविंग्स कितनी है, -20। मतलब जितना आपका कंजम्पशन है, जितना आपने कंज्यूम किया एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, वो आपने किया होगा सेविंग्स में से, जिसकी वजह से सेविंग्स नेगेटिव में जा रही है, या जिसे डिस सेविंग्स भी बोलते हैं। तो डिस सेविंग्स को आप नेगेटिव लेवल से शो करेंगे। लेट्स से दिस इज बार एस ऑटोनॉमस सेविंग्स। उसके बाद सेविंग्स बढ़नी स्टार्ट हुई विद द राइज इन इनकम। इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है आप देखेंगे सेविंग्स भी बढ़ रही है। एक लेवल पे आई जहां पे सेविंग्स जीरो हो गई। दिस लेवल इज कॉल्ड ब्रेक इवन लेवल, जो यहां पे भी दिखाई दे रहा है। ये ब्रेक इवन लेवल है, इसी पे सेविंग्स जीरो होती है। अब इसके बाद आप देखोगे तो सेविंग्स पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो चुकी है। जीरो के बाद 10, 20, 30, 40, विच मीन सेविंग्स पॉजिटिव होने लग गई है। तो यहां पे आप क्लियरली इनकम का और सेविंग्स का रिलेशन देख सकते हैं कि दे आर शोइंग पॉजिटिव रिलेशन। विद द राइज इन इनकम देयर इज अ राइज इन सेविंग्स ऑल्सो, और सेविंग्स नेगेटिव लेवल से शुरू होकर के पॉजिटिव की तरफ बढ़ती है। और जहां पे दोनों लेवल्स कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं, इनकम और कंजम्पशन जहां बराबर होते हैं, उस लेवल पे सेविंग्स होती है जीरो, और उसके बाद सेविंग्स पॉजिटिव हो जाती है, उससे पहले सेविंग्स रहती है नेगेटिव। और इसी को आपको ऑब्जर्वेशंस में लिखना भी है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या बनाएंगे? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आएगी, व्हेन इनकम इज जीरो, सेविंग्स इज लोवेस्ट एंड नेगेटिव। जब इनकम जीरो है तो सेविंग्स लोवेस्ट भी है और नेगेटिव भी है। सेकेंड पॉइंट, when income rise savings also rise but remain negative till break even। ब्रेक इवन लेवल तक तभी भी वो नेगेटिव ही रहेगी। सेविंग्स बढ़ तो रही हैं लेकिन अभी नेगेटिव ही है। फिर एट ब्रेक इवन लेवल सेविंग्स बिकम जीरो। सेविंग्स जीरो हो जाती है ब्रेक इवन लेवल पे। आफ्टर ब्रेक इवन लेवल सेविंग्स बिकम पॉजिटिव एज पीपल नाउ स्टार्ट सेविंग। यहां के बाद सेविंग्स स्टार्ट हो चुकी है, ब्रेक इवन लेवल के बाद सेविंग्स स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन का कर्व था। अब हम बाकी सारे टॉपिक्स में देखते हैं कि कर्व कौन कौन से बनने वाले हैं। हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया, हमने सेविंग फंक्शन पढ़ लिया।
अब हम इन्वेस्टमेंट का कर्व और एग्रीगेट डिमांड के कर्व की तरफ आते हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस एंड इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। हर लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है, विच इज व्हाई आप इसको एक पैरेलल लाइन से पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप इसे ड्रॉ करेंगे। दिस इज इन्वेस्टमेंट। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्टमेंट क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए इसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है एग्रीगेट डिमांड का। आप एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो पहले तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई, विच मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट है कांस्टेंट। तो यहां पे एग्रीगेट डिमांड में जितना भी चेंज आ रहा है इट इज ड्यू टू कंजम्पशन। कंजम्पशन की वजह से चेंज आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है। तो आप अगर देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड में से इन्वेस्टमेंट हटाएंगे, माइनस करेंगे तो कंजम्पशन आएगी। ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी। मतलब कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच का जो लेवल है वो है इन्वेस्टमेंट का, जो कि कांस्टेंट रहती है। जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमेशा पैरेलल बनेंगे और कंजम्पशन से ऊपर बनेगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो आपने यहां से लेट से स्टार्ट करा और पैरेलल लेकर के आ गए इसे, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व बन गया है। अगर एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन माइनस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आएगी, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से दीज कर्व्स आर पैरेलल। ये दोनों कर्व पैरेलल बनते हैं, कंजम्पशन और एडी कर्व। एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व पैरेलल बनेंगे ड्यू टू कांस्टेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास ये आ गया, हमें पता है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है उस लेवल को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो ये है हमारे लिए इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल यहां पे आप अगर देखना चाहें आप तो ये रहा, जहां पे 150 इनकम है और लेवल ऑफ डिमांड भी 150 ही है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। इसी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होती है। इक्विलिब्रियम चाहे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से देखिए, चाहे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से देखिए, वो सेम ही होने वाला है। विच मीन्स सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। तो एक रेफरेंस लाइन हमने यहां से ली और इन्वेस्टमेंट पे टच कर दी, एक रेफरेंस लाइन ब्रेक इवन से लेकर के जीरो पे टच कर दी, क्योंकि सेविंग्स ब्रेक इवन पे जीरो होती है और इक्विलिब्रियम पे इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो यहां से कर्व जाएगा कुछ इस तरीके से, दिस इज योर सेविंग्स कर्व। अभी हमने देखा था माइनस या नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक इवन पे जीरो है, आफ्टर दैट पॉजिटिव हो गया, और जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा वहां पे एस और आई बराबर होने ही होने चाहिए। इसी लेवल पे 150 लेवल ऑफ इनकम पे डिमांड और सप्लाई भी बराबर है, एज वेल एज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हम यहां पे कुछ चीजें नोट कर देते हैं। एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व is horizontally parallel to x axis। ये x axis के पैरेलल है इन्वेस्टमेंट कर्व। एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और S is equals to I, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हो गई। ओवरऑल सारे के सारे कर्व्स हमारे पास आ चुके हैं, कंजम्पशन कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व, सेविंग्स कर्व, ये सारे के सारे कर्व्स हमने यहां पे बना लिए हैं। ब्रेक इवन पे सेविंग्स जीरो होगी और इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व पैरेलल होंगे आपस में। आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रोपेंसिटी का। तो अब प्रोपेंसिटी होता क्या है? प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी या एबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू कंज्यूम और सेव देयर इनकम।
आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम और कितना हिस्सा सेव कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी को, उस इकोनॉमिक एबिलिटी को बोला जाता है प्रोपेंसिटी। हम इनकम को दो ही जगह ट्रीट कर सकते हैं, हम कंज्यूम कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं। तो कितना कंजम्पशन और कितनी सेविंग्स की हमारी एबिलिटी है, टेंडेंसी है, क्षमता है, उसे बोला जाता है प्रोपेंसिटी। तो ये प्रोपेंसिटी निकालने के वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज एमपीसी एंड सेकेंड इज एपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसे ही सेविंग्स में भी एमपीएस एंड एपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए, मार्जिनल का मतलब है एडिशनल इनकम पे कितना एडिशनल खर्चा करने की हमारी एबिलिटी है। एडिशनल इनकम जितनी बार आ रही है उसमें कितना एडिशनल कंजम्पशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपीज एडिशनल आए, 100 रुपीज की एडिशनल इनकम आई और उसका मैंने 80 रुपीज एडिशनल खर्च किया, तो मेरी प्रोपेंसिटी, मेरी क्षमता कितनी रही, 80% की रही कि मैं अपनी एडिशनल इनकम का 80% कंज्यूम कर सकता हूं, विच मींस 20% मैं सेव कर रहा हूं। तो इस तरीके से प्रोपेंसिटी निकाली जाती है। मार्जिनल का मतलब हो गया एडिशनल इनकम पे एडिशनल खर्चे की प्रोपेंसिटी, और एवरेज निकाला जाता है टोटल इनकम पे टोटल खर्चों की या टोटल कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी। तो जल्दी से देखते हैं दोनों के सबके फॉर्मूले क्या हैं। सबसे पहले हम एमपीसी और एमपीएस को देख लेते हैं। एमपीसी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप देख सकते हैं कंजम्पशन में कितने का गैप आ रहा है, कंजम्पशन में गैप आ रहा है 40 का, हर बार कंजम्पशन में 40 का गैप आ रहा है, तो चेंज इन कंजम्पशन इज 40। वाइल इनकम में देखिए कितने का गैप आ रहा है, हर बार 50 का गैप आ रहा है, विच मींस चेंज इन इनकम इज 50। तो हमारी प्रोपेंसिटी आई 0.8 की, हर लेवल पे प्रोपेंसिटी 0.8 ही आएगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, विच मींस कि हम हर एडिशनल इनकम का 80% खर्च कर रहे हैं, वो यही बता रहा है। ऐसे ही एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, एडिशनल इनकम पे कितना एडिशनल सेव किया जा रहा है। अगेन सेविंग्स कितनी है, चेंज इन सेविंग्स इज 10, -20 से -10 हो चुकी है सेविंग्स, उसके बाद -10 से 0, अगेन 10 का गैप, 0 से 10, फिर 10 का गैप, तो 10-10 से आपको देखने का मिलेगा कि इनकम सेविंग्स बढ़ रही है और इनकम 50 से ही बढ़ रही है। तो यहां पे अगर हम देखें सेविंग्स आएगी 10/50, 10 का इंक्रीमेंट आ रहा है इन सेविंग्स में ड्यू टू राइज इन इनकम बाय 50 रुपीज। तो यहां पे हमारी प्रोपेंसिटी आ गई 0.2 की, या बोल सकते हैं 20% की प्रोपेंसिटी है कि हमारे पास जितनी भी एडिशनल इनकम आएगी उसका 20% ही हम सेव करेंगे, 80% कंज्यूम करेंगे। ये एडिशनल इनकम पे निकाला जाता है एमपीसी, क्योंकि यहां पे हर जगह कांस्टेंट लेवल चल रहा है, तो एमपीसी 0.8 ही आएगा हर लेवल पे, चाहे यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, हर लेवल पे 0.8 ही आने वाला है। एंड एमपीएस 0.2 ही आएगा। दोनों का सम एमपीसी प्लस एमपीएस मस्ट बी इक्वल्स टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर ही रहते हैं। प्रोपेंसिटीज एमपीसी एंड एमपीएस 1 के बराबर ही होगा हमेशा, कि अगर हमने 50% कंज्यूम कर दिया है तो 50% सेव कर लिया होगा, तभी तो टोटल 1 आएगा। तो जितना भी ये है 1 में से एक भी वैल्यू दे रखी है, 1 में से आप उसे माइनस करके दूसरी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम आते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में। ये बेसिकली फाइंड किया जाता है थ्रू टोटल इनकम। आप बता रहे हैं कि टोटल इनकम में से कितना हम खर्च करते हैं और कितना सेव करते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम C/Y, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द रेशियो ऑफ
टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम। ऐसे ही एपीएस की फुल फॉर्म डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स ओवर टोटल इनकम। सी बाय वाई एपीसी का फॉर्मूला, एपीएस का एस बाय वाई। तो इसको आपको हर लेवल पे निकालना पड़ता है। देखिए सी बाय वाई 20/0 इज नॉट डिफाइंड या बोल सकते हैं इनफाइनाइट, 60/50 1.2, 100/100 1, 140/150 0.93 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल दिया। ऐसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग्स डिवाइड बाय इनकम, सेविंग्स डिवाइड बाय इनकम आप करते हुए एपीएस भी निकाल लेंगे। अब इन दोनों का समेशन क्या होता है? एपीसी प्लस एपीएस अगेन इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों भी 1 के बराबर होता है। आपको मैं एक बार डिराइव करके भी दिखा देता हूं क्यों 1 के बराबर हो रहा है। y इक्वल्स टू क्या होता है? c प्लस एस। y इक्वल्स टू c प्लस एस। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय y, इस पूरी इक्वेशन को हम y से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट y अपॉन y इक्वल्स टू c अपॉन y प्लस s अपॉन y। y अपॉन y इज 1, c by y is apc plus s by y is aps, and same derivation goes for marginal propensity to consume and marginal propensity to save। सेम सिचुएशन वहां पे भी होती है टैकल करने के लिए। तो ये आपने अब देख लिया एपीसी और एपीएस कैसे निकलता है। एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि कंजम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव, लेकिन एपीएस नेगेटिव हो सकता है क्योंकि सेविंग्स भी नेगेटिव होती है। तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है और 1 से ज्यादा कभी नहीं जा सकता। 1 से ज्यादा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 1 से ज्यादा जाने का मतलब है आप अपनी इनकम से ज्यादा बचा रहे हो। हम अपनी इनकम से ज्यादा कभी सेविंग्स कर ही नहीं सकते, विच इज वाई एपीएस इज ऑलवेज लेस देन 1। जबकि हम अपनी इनकम से ज्यादा खर्च जरूर कर रहे थे, जिसकी वजह से एपीसी इज ग्रेटर देन 1, कैन बी ग्रेटर देन 1, तो वो 1 से ज्यादा भी होता है। तो अगर एपीसी की सिचुएशंस बोली जाएं तो एपीसी की वैल्यूज क्या करेंगी? एपीसी इज इनफाइनाइट कब? व्हेन इनकम इज 0। एपीसी ग्रेटर देन 1 कब? व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, ऊपर वाली जब कंजम्पशन ज्यादा है। वैसे भी जब न्यूमरेटर ज्यादा है तो ऑब्वियस है 1 से ज्यादा ही वैल्यू आने वाली है। फिर एपीसी इक्वल्स टू 1 कब? जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है। इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है। कब होता है यहां? ये ब्रेक इवन पे। तो ब्रेक इवन कई बार पूछ लिया जाता है कि एट ब्रेक इवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीसी एट ब्रेक इवन लेवल, तो एपीसी की वैल्यू 1 होती है ब्रेक इवन पे। ऐसे ही लास्ट आता है एपीसी लेस देन 1 कब हो जाएगा? जब कंजम्पशन कम हो जाता है इनकम से। तो ये सिचुएशंस आ गई एपीसी की। अब आते हैं एपीएस के लिए, सेम सिचुएशंस। एपीएस एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव हो सकता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेविंग्स। सेविंग्स के नेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, एपीएस हमेशा 1 से कम ही रहेगा, 1 से कम ही रहता है बिकॉज सेविंग्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन इनकम। सेविंग्स कभी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, विच इज वाई एपीसी 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। एंड एपीएस इज 0 हो सकता है। एपीएस देखिए 0 था कहां पे? ब्रेक इवन लेवल पे, जहां पे सेविंग्स और खर्चे दोनों बराबर हैं, वहां पे एपीएस क्या हो जाएगा? 0। व्हेन सेविंग्स इज 0 कहां पे? ब्रेक इवन लेवल पे। तो ब्रेक इवन लेवल पे एपीसी 1 होता है, दोनों का सम 1 है। जब एपीसी ही 1 हो गया तो एपीएस क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे देख सकते हैं एपीएस 0 होता है, ये रहा।
आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए, मैं वीडियोस बहुत सारी बना रहा हूं, मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करिए। एक हार्ड वर्क और एक कंसिस्टेंसी आपको बहुत अच्छी हाइट्स तक लेके जा सकती है, बहुत आगे लेकर के जा सकती है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबके नंबर और आपका सबका फ्यूचर इसी तरीके से ब्राइट होता रहे। तो कंसिस्टेंसी जरूर से जरूर मेंटेन करिए। और चाहे आप ऑफलाइन कहीं स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी आप लोग स्टडी को जारी रखिए। और वीडियोस देखने में जितना फायदा मेरा है उतना ही फायदा आपका भी है। अगर मैं अपने व्यूज बढ़ाना चाह रहा हूं, अपनी सब्सक्रिप्शंस बढ़ाना चाह रहा हूं, तो साथ ही साथ अगर आप ये सब पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपकी मेंटल एबिलिटीज बढ़ेंगी, एज वेल एज आप स्टडी में और ज्यादा फ्लुएंट होते चले जाएंगे। और यही मेरा विजन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर सर्व कर पाऊं आप सबको। तो इकोनॉमिक्स विद डबराल सर में बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपकी स्टडी और ज्यादा आसान होती रहे। थैंक यू सो मच।